नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या रामकृष्ण जैसे काल्पनिक ईश्वरीय चरित्र जातक कथाओं से उठाए गए हैं? क्या जातक कथाओं की कहानियों को विस्तार देकर और उनके चरित्रों को ही ईश्वरीय बताकर समाज पर थोपा गया है? जातक कथाएं पुरानी है या ब्राह्मणी ग्रंथ? सच्चाई क्या है, जानते हैं। भ्रम का पुलिंदा पुस्तक के लेखक राजीव पटेल अपनी पुस्तक के 161वें पृष्ठ पर ये बताते हैं कि क्यों और कैसे जातक कथाएं रची गई। देखिए, ईसाबाद सम्यक काल में आर्य महासांगिक संघ का प्रभाव काफी ज्यादा हो गया था। हर क्षेत्र के गृहस्थ लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए पंचशीलों का पालन कर रहे थे। फिर भी कुछ नासमझ लोग इस अमृत रूपी सील से दूर थे, जो भगवान के बताए अष्टांगिक मार्ग को समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वैसे लोग भगवान के मार्ग की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो उस मार्ग पर चलने का सवाल कैसा। जब आर्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सील का पालन कैसे करेंगे। आगे लिखते हैं कि इसी वजह से वैसे अनाड़ी लोगों को सील का पालन कराने हेतु छोटी छोटी कहानियों का निर्माण होने लगा था। उन कहानियों के माध्यम से अनाड़ियों को सील नहीं पालन करने पर काल्पनिक सजा पाने का डर, तो सील पालन करने पर काल्पनिक पुरस्कार पाने का लोभ जैसे समझाने की परंपरा चल निकली थी, जिससे उन अनाड़ियों में काफी बदलाव दिखने लगा था। अनाड़ियों में इसी परंपरा को बढ़ाने हेतु उस समय अरहत और बोधिसत्व ने मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार की कई काल्पनिक कथाओं का निर्माण किया, ताकि इस रास्ते से अनाड़ियों का भी कुछ भला हो। ऐसी कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की जुड़ी हुई कई कहानियों का समावेश देखने को मिलेगा। इस वजह से आज कुछ लोगों को यह संदेह होता है कि क्या भगवान बुद्ध चमत्कारपूर्ण बातों को मानते थे, जबकि आज सबको मालूम है कि भगवान बुद्ध स्वयं चमत्कार की बातों से काफी दूर रहते थे। यह तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के काफी समय बाद आर्य महासांगिक संघ के अरहत और बोधिसत्व लोगों ने अनार्यों के अंदर सील का समावेश हो और ये लोग सील का पालन करें, इस वजह से ऐसी कथाओं का प्रचलन हुआ था। ऐसी कथाओं के संग्रह का नाम ही जातक कथा है। इन कथाओं का संग्रह सुत्त पिटक के खुद्दय निकाय के 10वें ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों, आज पुरातात्विक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उत्खनन से मिलने वाले तमाम प्रकार के चिन्ह जैसे भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलापट इत्यादि कब के हैं, किस प्रकार के हैं का पता आसानी से लगाया जा सकता है। सारे ब्राह्मणी ग्रंथ संस्कृत में देवनागरी लिपि में कागज पर और जमीन से ऊपर मिले हैं। देवनागरी तो ऐसे भी 1000-1200 ईस्वी से पुरानी नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सारे के सारे ब्राह्मणी ग्रंथ इन्हीं कालखंडों के बीच की रचनाएं हैं, जबकि जातक कथाएं धम्म लिपि में मिली है, जो देवनागरी से काफी पुरानी लिपि है। राजीव पटेल अपनी भ्रम का पुलिंदा पुस्तक के ही इसके अगले 162वें पृष्ठ पर बताते हैं कि कैसे जातक कथाओं को ब्राह्मणी ग्रंथों द्वारा कॉपी पेस्ट किया गया। देखिए, जो जातक कथा नंबर 440 है और कथा नंबर 454 है, यह कथा क्रमशः कन्न जातक कथा और घत जातक कथा के नाम से है। कन्न नाम को जब संस्कारित भाषा में उच्चारण करेंगे तो यह कृष्ण से संबोधित होगा। कृष्ण को काला भी कहा जाता है और काला को श्याम भी कहते हैं। दोनों कथाओं को पढ़ लेंगे तो आप इन भ्रमवंशियों द्वारा भ्रम का पुलिंदा बनाते हुए गढ़ी गई कृष्ण और कंस की कहानी को समझ लेंगे। लेकिन आज इस कन्न जातक और घत जातक कथा को कलम कसाई ने द्वापर युग में ले जाकर भ्रमवंश का पुलिंदा बनाते हुए अपनी काल्पनिक सांस्कृतिक विरासत को स्थापित कर रखा है। अंग्रेजों के आने के बाद उत्खनन द्वारा सभी संस्कृति की पुरातात्विक सच्चाई सबको मालूम हुई, जिसकी वजह से आज द्वापर युग का सारा भांडा ही फूट गया।
अब वे आगे जातक कथा 461 का बताते हैं कि इसका नाम है दशरथ जातक कथा। यह जातक कथा ब्रह्मवंशियों द्वारा प्रत्यारोपित की गई रामायण का मूल सार है। इस कथा के मुख्य पात्र का नाम राम, लखन, भरत और सीता है और ये सभी आपस में भाई बहन है। कलम कसाई की लेखनी को पढ़कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रामायण का लेखन ईस्वी सन से पूर्व पुष्यमित्र शुंग के काल में होना मानते हैं, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा पुष्यमित्र शुंग काल में जो भी लेखन मिला है वह सभी का लेखन धम्म लिपि और पत्थर की शिलाओं पर है। फिर तो ऐसे लोगों के अनुसार आज पत्थर की शिलाओं पर धम्म लिपि में लिखी हुई रामायण मिलनी चाहिए थी। इसीलिए यहाँ इस पुस्तक में यह सवाल उठाया गया है कि ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं। इस परंपरा का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। जातक कथाएं पुरानी है इसका हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, जबकि रामायण या महाभारत वगैरह का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ना ही कोई भोजपत्र जो इतना पुराना हो, ना ही कोई चित्र या लिपिबद्ध की हुई शिला। तो जब हमारे पास पुख्ता प्रमाण ना हो तो फैसला साफ हो जाता है। इस हिसाब से सबूतों के आधार पर भी देखा जाए तो रामायण महाभारत से ज़्यादा पुरानी जातक कहानियां हैं।